तो हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं एक और न्यू वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि पार्ट 1 वीडियो में मैंने जो है चैप्टर 1 का उसको रिवीजन कराया था। आज हम लोग 2 का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको बस थ्योरी कराने के लिए मुझे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखना पड़ रहा है, क्योंकि जो मैं क्लास 11th में जो नोट्स बनाया हूँ ना, ये नोट्स जो है आपका उस लेवल से बनाया गया है कि उसी थ्योरी को या प्रश्न उत्तर को जो पढ़ लेगा वो ऑब्जेक्टिव भी कर लेगा। तो उस मोटिव से मैं आपको करवा रहा हूँ। आपको उसको हिचकिचाना नहीं है, बस पढ़ लेना। एक बार अपने से हिंदी वाले पढ़ लेंगे, इंग्लिश वाले पढ़ लेंगे, टोटल ऑब्जेक्टिव भी आपका जो है फाइनल हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने कंप्यूटर इसी पे करके किया हुआ है, क्योंकि जो मेरा जो पीडीएफ है वो फ़ोन पे तो खुल नहीं रहा है। पहली पॉइंट, उसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड भी करवा देते बट नहीं हो पा रहा है, तो इस पर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हाई क्वालिटी है, जो कि किसी के फ़ोन में नहीं, खुद मेरा 20,000 का फ़ोन है, इसमें नहीं हो पा रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, उसका फॉर्मेट फ़ोन में आने के बाद चेंज ही हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो को देख लीजिए। तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं पार्ट 2 वीडियो में। उसमें हम लोग पढ़ लिए थे पार्ट 1 में कि अपक्षय अपर्दन क्या था, वो क्या था, जियोलॉजी इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज की इस वीडियो में जो है हम लोग को पढ़ना है ओनली रिवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाक से। नदी क्या है, जो कि नदी क्या है, तो इसके अंतर्गत हम लोग जो भी थ्योरी होगा उसको पढ़ के आप ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर सकते हैं। वर्षा जल भू सतह के ढाल पर निचले भागों की ओर बहने का प्रयास करता है। बारिश का पानी जो है भू सतह पर ढाल की ओर निचले भागों में बहुत बहने का प्रयास करता है। यदि इसका ढाल मंद होता है, कैसा मंद, धीमा हो और विस्तृत चादर के रूप में बह रहा हो, चादर के रूप में यदि बह रहा हो, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, नदी बोल देते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि छोटी छोटी सरिताएं मिलकर एक नदी का निर्माण करती है ना। तो इस सभी को, यहाँ देखिए क्या गलती हुआ है, इन सभी नदियों को क्या बोलते हैं हम लोग, सहायक नदियाँ बोलते हैं। अब सवाल पूछता है कि एक बड़ी नदी को छोटी छोटी नदियाँ मिलकर बनाती है, तो उन सभी छोटी नदियों को हम लोग क्या बोल देंगे, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं सहायक नदियाँ। कोई दिक्कत है? यहाँ देखिए, रेन वाटर ट्राइज टू फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ द लैंड सरफेस टुवार्ड्स द लोअर पार्ट। ठीक है, इफ इट स्लोप इज स्लो एंड फ्लोरिंग इन द फॉर्म्स ऑफ ए वाइड शीट, इट इज कॉल्ड ए रिवर। इसके बाद स्मॉल स्ट्रीम्स ज्वाइन टुगेदर टू फ्रॉम ए रिवर, है ना, तो इट इज कॉल्ड, इट ऑल इज, बोल सकते हैं इट ऑल इज कॉल्ड क्या चीज, ट्राइब्यूटरीज रिवर, यानी कि सहायक नदी, असिस्टेंट रिवर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नदी भी दो मतलब अवस्था के हिसाब से ऐसे हम लोग बांट सकते हैं यहाँ पे, कि एक नदी होता है अस्थायी नदी बोलते हैं उसको, टेम्पररी रिवर होता है, फ्लोटिंग रिवर। ठीक है, मतलब इसका परमानेंट ये नहीं है। जिन नदियों में ऋतु के अनुसार पानी सूख जाता है, पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है, उससे हम लोग अस्थायी नदी जो है बोल देते हैं। यानी कि द रिवर इन विच वाटर ड्राइज अप अकॉर्डिंग टू द सीजन आर कॉल्ड टेम्पररी रिवर्स। कोई दिक्कत है? नहीं। अस्थायी दिमाग से हम बोले तो है, सेंस यूज करो, इसमें आपको पता चल जाएगा अस्थायी क्या होता है। भाई जो परमानेंट नहीं रहे उसे अस्थायी बोलेंगे। घाटी किसे कहते हैं, पढ़ाया हुआ टॉपिक है लाइव में भी। व्हाट इज ए वैली कॉल्ड, ठीक है, व्हाट इज वैली कॉल्ड किसे कहा जाता है, यदि नदी का कोई भाग अचानक से मुड़कर भी आकृति के समान बन जाती है। कौन सा आकृति? भी आकार के आकृति के समान बन जाती है, तो कम ढाल वाली होती है, उसका ढलान बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, घाटी बोल देते हैं। कि क्या बोलते हैं, घाटी बोल देते हैं। ठीक है, पॉइंट खत्म। घाटी का भी आकार बने तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घाटी बोल देते हैं। नदी की कितनी अवस्था होती है, देखिए ये पढ़ाया हुआ था। विकास के क्रम के आधार पर नदी की 4 अवस्थाएं होती है। पहला प्रारंभिक, दूसरा तरुणा, तीसरा प्रौढ़ा, है ना, तीसरा क्या है, प्रौढ़ा, चौथा वृद्धा। इसको इंग्लिश में देखिए, सबसे पहले इनिशियल स्टेज फर्स्ट को बोलते हैं, इसके बाद प्यूबर्टी स्टेज, इसके बाद मैच्योर स्टेज, इसके बाद ओल्ड स्टेज, है ना। तो ये सभी तो पता था। अब देखिए प्रारंभिक अवस्था जो मैं बोला हूँ उसी चीज़ों को यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इस अवस्था में नदी उबड़ खाबड़ पर्वतीय क्षेत्र में बहती है, नदी का ढाल बहुत अधिक होता है, इसीलिए जलप्रपात का भी निर्माण हो जाता है, जो कि सवाल में आया हुआ था। इससे घाटी का निर्माण होगा भी आकार का, और नदी द्वारा बहुत जबरदस्त खनन होता है इसमें। ठीक है, चलिए ये तो रहा प्रारंभिक अवस्था। दूसरी अवस्था में क्या है कि इस अवस्था में भी नदी पहाड़ी इलाकों में ही बहती है, इसकी धारा अभी भी तेजी होती है ना, खनन की क्रिया भी तेजी होती है, इसमें मृदा अपरदन भी काफ़ी तेज होता है, लेकिन नदी पहाड़ी इलाकों में ही रहती है, इतना कंफर्म याद रखना। बताए थे कि प्रारंभिक और तरुणा ये दोनों ऐसे अवस्था हैं जो पहाड़ी इलाकों में ही रहते हैं। समझ आ गया? तीसरा अवस्था आता है हमारे पास प्रौढ़ा अवस्था। कौन सा अवस्था है? प्रौढ़ा अवस्था। इस अवस्था में नदी मैदानी क्षेत्र में उतर जाती है, प्रवाह क्षमता घट जाने के कारण ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इसमें समतल भाग में अपरदन की क्रिया भी काफ़ी तेज होता है। समझ आ गया? प्रौढ़ा अवस्था में मैदानी इलाका में नदी आ जाती है, उतर जाती है और क्षमता घट जाता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है और टेढ़ी मेढ़ी हो जाता है। समझ आ गया? बालू मिट्टी का निर्माण बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए वृद्धावस्था क्या है कि इस अवस्था में नदी समतल अवस्था में बहती है, ये गहराई में तथा चौड़ाई में प्रौढ़ा अवस्था से कम होता है।
ठीक है, यानी कि इसको ब्रीदा समझ सकते हैं, जो कि आपको हम लेक्चर में बढ़िया से फाइनल कर दिए, आप इसको लिख कर समझ सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, है ना। इनिशियल स्टेज, प्यूबर्टी स्टेज, है ना, इसको हम लोग एडल्टेज स्टेज, यहाँ पे इसको हम लोग ले सकते हैं मैच्योर स्टेज, ठीक है ना, इस जगह पे। इसके बाद ओल्ड एज स्टेज, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास आता है कि नदी का भूवैज्ञानिक कार्य क्या है, जो कि ऑब्जेक्टिव में अभी पूछा हुआ था। नदी प्रवाह की गति ढाल की तीव्रता पर निर्भर करती है। नदी के वेग और क्षेत्र में शिलाओं के होने के कारण नदी द्वारा अपरदन होता है, पता है। इसके 3 जियोलॉजिकल कार्य हैं, वर्क है, जो कि पहला आता है अपरदन, दूसरा आता है परिवहन, तीसरा आता है निक्षेपण। बस 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 इतना काफ़ी है। 3 सवाल आपको बता चुके हैं हम ऑलरेडी। अपरदन में क्या होता है कि जल धारा के कारण अपरदन की क्रिया हो जाती है। जल धारा तेज होने के कारण क्या हो जाता है, अपरदन क्रिया होती है। यह क्रिया नदी के तरुणा तथा प्रौढ़ावस्था में अत्यधिक तेज होता है, बताया था ना। प्रारंभिक स्टेज में नहीं, क्योंकि प्रारंभिक स्टेज में उसका निर्माण होता है वाटरफॉल का। तो तरुणावस्था और प्रौढ़ावस्था में कौन सा क्रिया होता है, अपरदन होता है। इस अवस्था में नदी का धारा मिट्टी का कटाव करते हुए परतदार न होकर के पतली एवं संक्रिय होकर बहती है, जिससे मिट्टी काटकर इनके परत पर ही जमा हो जाते हैं और नदी का आकार टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है अपरदन के कारण, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पे परिवहन, जो कि आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे नदी के इस क्रिया के कारण एक स्थान का खनिज लवण दूसरे स्थान पर आसानी से चले जाते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन काम होता है, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से सैल खंडों या सैलों का परिवहन होता है। यह क्रिया वहाँ उपयोगी होता है जहाँ बंजर या बांगर भूमि होता है, ठीक है। परिवहन के द्वारा खादर भूमि का खनिज लवण आसानी से बांगर भूमि पर आ जाती है, जिसके कारण ये भूमि भी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लो फटाक से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे, जो कि हो जाएगा निक्षेपण। क्या हो जाता है, निक्षेपण। आप इसको भी अब स्क्रीनशॉट लेना होगा। देखिए नदियों के द्वारा ये क्रिया सैलों के विघटन या अपघटन में क्या होती है, सहायक होती है, यानी कि उसको तोड़ने में, अपक्षय करने में। जैसे कोई चट्टान लंबे समय तक, देखिए उदाहरण भी दिया हुआ है, कोई लंबे समय तक नदी के जलधाराओं द्वारा टकराता है तो काफ़ी लंबे समय बाद उसका अपघटन हो जाता है। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। खत्म हो जाता है उसी जगह पे। आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, ये सभी नदी के जियोलॉजिकल वर्क हैं, जियोलॉजिकल फंक्शंस हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऊपर में, जियोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है। तो ये है इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अगला पॉइंट है हमारे पास, चैप्टर नदी का खत्म होता है। ये एक नदी का चैप्टर था जो कि खत्म हो गया। चलते हैं हम लोग अगले वाले टॉपिक में, जो कि उसमें क्या है, चलिए अभी इसी वीडियो में हम लोग आगे देखते हैं। देखिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गौर से पॉइंट को समझिएगा, एकदम पूरा आपको फिट करना है, क्योंकि इसी में है पूरा मतलब जियोलॉजी का, कि एक्चुअल में जियोलॉजी क्या होता है। देखिए प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का संक्षिप्त में वर्णन करें, या प्लेट विवर्तनिकी से आपका क्या अभिप्राय है, ऐसा कुछ सवाल था। लेकिन प्लेट विवर्तनिकी के बारे में टोटल ऑब्जेक्टिव आपका जो है फाइनल हो जाएगा। देखो प्लेट टेक्टोनिक का ज्ञान, जिसको हिंदी में प्लेट विवर्तनिकी बोलते हैं ना जी, टेक्टोनिक को क्या बोलते हैं, विवर्तनिकी बोलेंगे। प्लेट टेक्टोनिक का ज्ञान सन 1967 ईस्वी में प्रचलित हुआ था, ठीक है। स्थलीय दृढ़ भूखंड, यानी कि जो कठोर है उसी को हम लोग प्लेट कहते हैं, तथा इसके प्रभाव से संबंधित अध्ययन को प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि भूविज्ञान के अंतर्गत बहुत बड़े से भूखंड को प्लेट कहते हैं, और उन प्लेटों के बारे में स्टडी करेंगे तो उसे प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। उदाहरण, पृथ्वी की बाह्य भाग दृढ़ भूखंडों का बना हुआ है, यानी कि पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है किस चीज़ का बना हुआ है, दृढ़ भूखंडों का बना हुआ है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। इन्हीं प्लेटों के किनारे सारी विवर्तनिकी, भूकंपीय और ज्वालामुखी इत्यादि हो गया ना, क्रियाएं संपन्न होती है, ठीक है। इन प्लेटों की गति के पूर्व क्रम को भूप्लेट विवर्तनिकी हम लोग कह देते हैं। समझ आ गया। इस चीज़ को एकदम आप लिख लेना, मतलब ऑब्जेक्टिव कहाँ से फाइनल हो सकता है कि ये प्लेट टेक्टोनिक का ज्ञान कब हुआ, 1967 में, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे प्लेट की गतियाँ व दिशाएं। प्लेट विवर्तनिकी में स्थैनोमंडल पर स्थलीय प्लेटों की गतिशीलता का उल्लेख किया गया है। इसके बाद किंतु यह गति एक ही दिशा और एक ही अस्थायी चाल में नहीं होती, बल्कि प्लेटों की गति में अंतर हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लेटों की गति में अंतर हो जाता है। इन प्लेटों की मोटाई 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक भिन्न भिन्न होती है। समझिएगा, 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक एक प्लेट होता है, जो कि भूगर्भीय प्लेट। प्लेट कितने प्रकार के होते हैं जी, आपसे बोले थे हम, प्लेट कितने प्रकार के, 6 प्रकार के 7 प्रकार के प्लेट होते हैं, ठीक है। जिसमें से मुख्य यहाँ पे है पैसिफिक प्लेट, जिसको प्रशांतीय प्लेट हम लोग बोलते हैं, अमेरिकी प्लेट, है ना। इसके बाद यूरेशियाई प्लेट, इसके बाद अफ्रीकी प्लेट, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, इसके बाद दक्षिणी ध्रुवीय व अंटार्कटिका प्लेट। कोई दिक्कत है, चलिए इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अगला यहाँ पे टॉपिक वलन तथा भ्रंश।
जो पढ़ाए हैं उसी को मैं यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सेल संस्तरों में उत्पन्न मोड़ को हम क्या बोलते हैं जी? वलन कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नो। संचालनों के कारण सेल संस्तरों में उत्थान पतन होता रहता है ना। जब यह उत्थान पतन अधिक होता है तो संस्तर मुड़ जाते हैं या उनमें मोड़ जैसा संरचना बन जाती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वलन कहते हैं। कॉन्सेप्ट तो माइंड में चला ही गया होगा। देखिए वलन के भाग में यदि हम चलते हैं तो क्या होता है? सबसे पहला आता है अक्षीय तल। क्या आता है? अक्षीय तल। इसमें किसी वलन का अक्षीय तल वह काल्पनिक तल है जो पूरे वलन को दो बराबर बराबर भागों में बांट देती है। समझ रहे हैं ना? पूरे पत्थर को दो बराबर बराबर भागों में बांटने का प्रयास करती है, काट कर, मैंने चिन्ह के द्वारा, अलग अलग अभी नहीं किया है। बहुत से तल में यह तल उदग्र होता है, कुछ झुका हुआ होता है, कुछ क्षैतिज होता है, प्रायः यह तल सपाट होता है। समझ आ गया? अब देखिए अक्ष तल क्या होता है। अक्षीय तल में संस्तरों को जिस रेखा पर काटता है उसे अक्ष रेखा कहते हैं। वस्तुतः प्रायः संस्तर के लिए एक अक्ष होती है, लेकिन जब अक्ष समानांतर हो तो एक अक्ष से वलन का ज्ञान हो जाया करता है, ठीक है, और उदग्र या झुका हुआ हो सकता है। मेन पॉइंट है कि काल्पनिक तल होता है। एक अक्ष क्या होता है जी? काल्पनिक तल होता है। थोड़ा सा उल्टा हो गया यहाँ पे, हाँ ठीक है। क्या होता है? काल्पनिक तल होता है। यहाँ तक आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोगों का अगला पॉइंट है यहाँ पे, वलन के भाग को हम लोग पार्श्व कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पार्श्व कहते हैं। उसको भी आप देख सकते हैं ऊपर में। वलन की पहचान हम कैसे करेंगे? देखिए देखकर, सबसे पहला पॉइंट देखकर, कोई भी पत्थर को हम देख सकते हैं। वलन को देखकर उसके अक्ष और नमन, है ना, आने वाली अक्ष नति इत्यादि को नोट करना चाहिए। इसके बाद संस्तरों के व्यवहार से, यानी कि जो पत्थर है उसका व्यवहार से, संस्तरों की नति तथा नति दिशाओं को नापकर मानचित्र पर उनका अध्ययन करने से वलन का ज्ञान जो है हो सकता है। इसके बाद नंबर 3 है भू आकृति के अध्ययन से, पृथ्वी की जो आकृति है उससे। जंगलों में अपक्षित क्षेत्रों में धरातल को देखने से वलन का पता क्या हो जाता है? चलने लगता है। इसके बाद जहाँ शिला दृश्यांशों की कमी हो वहाँ खोद कर नीचे की शिलाओं का अध्ययन करने पर वलन का पता चल जाता है। इसके बाद जहाँ पे खनन कार्य हो रहा है, नंबर 5 को देखो, है ना, खनन कार्य, जहाँ खनन कार्य चलता है वहाँ इस विधि से शिलाओं का अध्ययन किया जा सकता है। इस प्रकार से वलन का ज्ञान होता है। इसके बाद 6ठे नंबर पे हमारा आता है कि भू भौतिक विधियाँ, जैसे गुरुत्वमापीय हो गया, चुंबकीय हो गया, भूकंपीय हो गया, विद्युतीय हो गया, विधियों द्वारा वलन का ज्ञान किया जा सकता है। इसके बाद 7 नंबर की प्राथमिक रचना के आधार पर सेल संस्तरों का अध्ययन हम लोग कर सकते हैं कि वलनों पर किसी स्थान पर ही पाद उभर जाता है तथा किसी पहाड़ी पर आ जाता है। इस पद को अध्ययन करने से वलन का ज्ञान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जीवाश्मों की सहायता से भी हम वलन के बारे में जान सकते हैं कि कौन सा जीवाश्म कहाँ पे मिला, इसके बारे में भी। इसके बाद वलन निर्माण के कारकों के बारे में पढ़िए कि वलन का निर्माण होता कैसे है। देखिए सबसे पहला, वलन का निर्माण प्रायः 4 कारणों से होता है। पहला आनमन वलन हो गया, यह वास्तविक वलन इसे कहते हैं। यह 2 समान बलों के कारण उत्पन्न होता है जो समान रूप से विपरीत दिशाओं में काम करते हैं। मतलब कि 2 बल लगेगा, एक दूसरे के विपरीत जब लगेंगे तो उसे ही हम लोग आनमन वलन कहेंगे। प्रवाही वलन क्या होता है कि यह आनमन तथा प्रवाही के बीच की अवस्था है जहाँ संस्तरों का अभाव होता है, वहाँ एक तरफ बहाव के कारण वलन का निर्माण हो जाता है। मतलब चट्टान जो है एक ही तरफ प्रवाहित होने लगते हैं। इसके बाद आता है अपरूपी वलन। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको नहीं है। वलन मतलब आप बस एक लाइन समझना कि आपका चिन्ह होता है कोई भी, ठीक है। प्रवाही वलन, यह आनमन तथा प्रवाही के बीच की अवस्था है जहाँ संस्तरों का अभाव होता है, वहाँ एक तरफ के बहाव के कारण भी वलन का निर्माण हो सकता है, ठीक है। अपरूपी में है कि यह 2 संस्तर के ऊपर नीचे फिसलने से हो जाएगा। अपरूपी मतलब कि एक दूसरे के ऊपर जब फिसलेगा तब भी वलन का निर्माण हो सकता है, चिन्ह बन सकता है। इसमें फिसलन भी उत्पन्न होती है और इससे भी वलन का निर्माण हो जाता है। अगला है उदग्र क्रिया। कभी कभी भ्रंश अर्थात जोड़ टूट जाने से भी वलन का निर्माण होता है। ऐसे वलनों के कारण उदग्र क्रिया होती है। हालांकि ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। आपका मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, यहाँ देखो ऊपर में, कि वलन क्या है कि उत्पन्न मोड़ को वलन कहते हैं। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कि है भ्रंश। क्या है? भ्रंश। भ्रंश क्या है जी भाई? भ्रंश वे रचना है जिनके तल पर संस्तर 2 विभिन्न भाग एक दूसरे से दूर हट जाएंगे टूट कर, ठीक है, और सतह होने वाली क्रिया के कारण होता है। सतह पर होने वाली क्रिया, कुछ भ्रंश छोटे होते हैं और कुछ अतिशय विशाल हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे तो याद रखना है, नतियों में तथा नति लंब में हम इसे नाप लेते हैं। भ्रंश के ऊपर के भाग का आधार को भित्ति कहते हैं।
भीत दीवार, ठीक है। यहाँ पे जो है सब कुछ हम लोग दिए हुए हैं। यहाँ पे भ्रंश के वर्गीकरण करते हैं। भ्रंश के वर्गीकरण भी इनकी ज्यामितीय रचना की उत्पत्ति के आधार पर करते हैं। पहला ज्यामितिक वर्गीकरण, दूसरा हो गया उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, है ना, जो कि यहाँ पे पहला ज्यामिति में आता है नेट सर्पण के आधार पर वर्गीकरण, शिला संस्तर के आधार पर वर्गीकरण। ये हालांकि ऑप्शन में आता है तब मिला जुला कर काम कर सकता है, आप इसे एक बार रीड कर लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद भ्रंश के आधार पर वर्गीकरण कैसे करेंगे जी, देखिए नति के समान पर और विस्थापन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कैसे, छेद भ्रंश हो गया, ग्रेविटी फॉल्ट हो गया, नति लंब सर्पण हो गया, ऐसे। तो भ्रंश के कैसे पहचानेंगे, जब टूटेगा तो उसको कैसे पहचानेंगे, देखिए भ्रंश को पहचानने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला, रचना में अंतर हम लोग देख लेते हैं। जब रचना में अचानक से अंतर आ जाए तो भ्रंश का अनुमान हम कर लेते हैं। इसके बाद सतह की रचना देखते हैं कि कुछ सतहें चिकनी हो जाती है, कुछ खुरदरी हो जाती है, कुछ टूट फूट जाते हैं, कुछ खिंचा जाते हैं, तो जैसे ड्रैग हो गया, गाज हो गया, ये सब बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाते हैं। और नंबर 2 वाला तो भूल ही गए, किसी संस्तर का समाप्त होना या पुनः आना, ये सब उसका बताता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सिल्सिफिकेशन, ऐसे स्थानों पर खनिजों की उत्पत्ति होती है, जहाँ खनिजों की उत्पत्ति होती है उसे सिल्सिफिकेशन कहते हैं। अवसाद में परिवर्तन, वातावरण में परिवर्तन के कारण अवसादों में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। धरातलीय परिवर्तन में भी भ्रंश का अनुमान किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अगला चैप्टर हमारे पास एक आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अब नहीं है, एक चैप्टर है जो कि लास्ट है, एक तरीके से आप बोल सकते हो। भूकंप में तो कोई डाउट नहीं होगा, भूकंप का नोट्स मेरे पास नहीं है, अब जैसे ही आता है तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए अगला है हमारे पास क्रिस्टल खनिज एवं क्रिस्टल विज्ञान, जिसको मिनरलॉजी एंड क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। कोई दिक्कत है, इसको देख लो। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे छोटे पदार्थ को परिभाषित करना है। देखिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले छोटे चीज़ क्या होते हैं, सबसे पहला एलिमेंट्स आता है। क्या आता है, एलिमेंट्स, जिसको तत्व हम लोग बोल देते हैं भैया। देखिए तत्व क्या होता है, इसको देखो पहले, तत्व कि तत्व के बारे में पहले पूरी चीज़ों को फाइनल कीजिए। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। तत्व वह मौलिक पदार्थ है ना, जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा न तो हम 2 या 2 से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित कर सकते हैं और न ही 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच संयोग कराकर संश्लेषित कर सकते हैं, उसे ही हम लोग तत्व कहते हैं। समझ आ गया। अकेले हम उसे कोई भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा नहीं तोड़ सकते या मतलब कुछ भी कर सकते। तत्व ऐसा चीज, मतलब हम लोग एक लाइन में बोल सकते हैं, दूसरे लाइन में कि वह पदार्थ जो एक ही परमाणु से खाली मिलकर बना है, बस ये बहुत सिंपल था नंबर 2 वाला। वह पदार्थ जो केवल एक ही परमाणु से मिलकर बना हो उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे हो गया हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, नियोन हो गया, फ्लोरीन हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ये सब तत्व जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला को बोलते हैं धातु तत्व, दूसरा को बोलते हैं अधातु तत्व, है ना। धातु तत्व क्या होता है जी, धातु तत्व ऊष्मा और विद्युत के सुचालक हो जाएंगे। भाई जो धातु में गुण पाया जाता है सब हो जाएंगे। इनमें तन्यता तथा आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए जैसे एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया इत्यादि, ये सब आ जाएंगे। अधातु में क्या होगा कि अधातु तत्व ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं, इसमें भंगुरता गुण पाया जाएगा, यानी कि पिटने पे फूट जाएंगे। जैसे पत्थर हो गया, हीरा हो गया, कोयला हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये नहीं ग्रेफाइट नहीं, ग्रेफाइट अपवाद में होता है। नंबर 2 यौगिक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है ना, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के द्वारा बनता है और जिसे उचित रासायनिक विधियों के द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न गुणों वाले अवयवों में विभक्त किया जा सकता है, यानी कि उसे हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। और शुद्ध पदार्थ होता है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। जैसे जल एक यौगिक है जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जैसे तत्वों से मिलकर बना हुआ है, नॉर्मल, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला हमारे पास आता है यहाँ पे परमाणु संरचना, जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ये क्या होता है भैया, इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि है जॉन डाल्टन ने 1803 में परमाणु सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। ये चीज़ आप भी पढ़े हैं 9th में भी। उनके अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। क्या होता है, अविभाज्य होता है, मतलब उसको हम तोड़ नहीं सकते। देखिए परमाणु संरचना में नंबर 1 पे आता है हमारा परमाणु, जिसको इंग्लिश में हम लोग एटम बोलते हैं। परमाणु किसी तत्व का वह छोटा कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु अकेले नहीं रह सकता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, ठीक है, नाचते रहेगा एक जगह से दूसरे जगह पे। नंबर 2 में आता है अणु, जिसको इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहते हैं। किसी तत्व या यौगिक का वह छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। अणु हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक परमाणु को मिलने से अणु का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी, इसकी खोज जे थॉमसन ने किया था। पूछ देगा सवाल जी इसकी खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान लगभग 0 होता है, मतलब कोई भार इसका नहीं होता है। इस पर हमेशा ऋण आवेश पाया जाता है। कौन सा आवेश, ऋणात्मक माइनस चार्ज जो है इस पर पाया जाता है हमेशा। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है। परमाणु के अंदर यह सूक्ष्म कण होता है जिसका एक सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है और इस पर केवल प्लस चार्ज पाया जाता है, यानी कि धन आवेश पाया जाता है। कोई दिक्कत है नहीं। न्यूट्रॉन,
देखो, परमाणु के अंदर यह एक ऐसा सूक्ष्म इकाई है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के निर्माण के लगभग बराबर होता है, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। ठीक है, देखिए अगला चीज़ आता है हमारे पास नंबर 4 में, यहाँ पे था समस्थानिक, जिसको आइसोटोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। देखिए आइसोटोप्स ऐसे देखने से लग रहा है समस्थानिक होता क्या है, लेकिन समस्थानिक बहुत ही ईजी होता है। देखिए एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या बराबर होगा किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो जाएगा, बस कुछ नहीं है। समस्थानिक किसी को कहते हैं? परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, उसे क्या बोलेंगे? समस्थानिक। कोई दिक्कत है? रासायनिक सूत्र 5वां था जिसको केमिकल फार्मूला कहता है। ये क्या होता है भाई? किसी तत्व या यौगिक के अणु को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए हम संकेत का यूज करते हैं, इसी को तो सूत्र बोलते हैं। ठीक है, खनिज विज्ञान क्या होता है तो ये सब पढ़ाया ही आपको अभी जस्ट, कि खनिजों से संबंधित विज्ञान को खनिज विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अकार्बनिक पदार्थ होता है जिसकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है, आंतरिक संरचना होती है, परमाणुविक संरचना होती है, निश्चित बाहर का आकार होता है, रूप भी उसका होता है, जैसे अबरक हो गया, गैलेना हो गया, है ना, बहुत सारी चीज़ें, हेमेटाइट हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये सब। खनिजों का भौतिक गुण बता देते हैं। खनिजों के अध्ययन के लिए उनके भौतिक गुणों का अध्ययन अति आवश्यक है। रंग जैसे हो गया नंबर 1 में, उसमें रंग होगा, कठोरता होगा, बाकी आप पढ़ने वाली चीज़ें इसको पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, अगला अब देखिए हीरा सबसे कठोर है, यहाँ पे ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्वार्टज जो है इसका सूत्र होता है SiO2, सिलिका ऑक्साइड इसको कहते हैं, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। आकार क्या होता है? खनिजों का आकार अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। चुंबकत्व, या खनिजों में चुंबकत्व का भी गुण पाया जाता है, चुंबक का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पाया जाएगा। गंध में कि कुछ खनिजों में विशेष प्रकार का गंध पाया जाता है जिसकी वजह से हम उस खनिज को पहचान पाते हैं। रासायनिक गुण भी बोल दिया, यहाँ पे लिखना है। देखिए रासायनिक दृष्टिकोण से खनिज या तो तत्व है या तो यौगिक है। प्रत्येक खनिज का निश्चित एक सूत्र होता है, ये आप जानते हैं। बहुआकृति का हो गया, जब कोई रासायनिक खनिज 2 या 2 से अधिक क्रिस्टल में बनता है तो उस गुण को बहुआकृति का कहते हैं। ठीक है, सम आकृति क्या है? कि जब ऐसा क्रिस्टल बने कि दोनों सूत्र अलग अलग हो, लेकिन उससे हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टल बने जो दोनों के सूत्र अलग अलग हो तो उसे हम लोग सम आकृति का कहते हैं। आकृति में सेम लेकिन सूत्र अलग अलग हो। ठीक है, अब देखिए ये जो नोट आप देख पा रहे हैं ये बहुत पहले का था, जब उन लोग जो क्लास 11th में था ना, बाकी लोग जो पिछला बैच वाला था उन लोग के लिए कि वीडियोज बन चुका था, उन लोग का क्लास 11th का संपूर्ण सिलेबस की वीडियो बन चुका है। इसका महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया गया है। क्लास 11th का पिछला वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं, प्लेलिस्ट बहुत जल्द मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। क्लास 12th की सारी क्लासेस हम लोग जल्द से शुरू करेंगे, और आप लोग के लिए मैं बता दूं क्लास 12th की क्लासेस बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपका जियोलॉजी का पूरा रिवीजन खत्म होता है। भूकंप, ज्वालामुखी, ये जो बच जा रहा है चैप्टर, तो इसके लिए बहुत जल्दी हम लोग नोट्स नहीं पढ़ेंगे अब, क्योंकि ऐसे ही आपको बहुत चीज़ें पढ़ा दी हैं, आप रिकॉर्डेड वीडियो जाकर देखोगे। चलिए मिलते हैं अब हम लोग कोई क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।